मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? जो भी एरिया में लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? जैसे इंडिया का पॉपुलेशन सालाना करीबन 1.5% से ग्रो होता है। मतलब 100 करोड़ लोग रहे तो 1.5 करोड़ हुआ, तो 140 करोड़ है तो मल्टीप्लाई बाय 1.5% करो, तो एक अंदाजा आएगा कि 1.6 1.7 करोड़ से बढ़ता है। सो क्वांटिफाइबल, तुम गिन सकते हो जो बदलाव हो रहा है पॉपुलेशन में। ठीक है, इट अप्लाइज टू एनी लिविंग स्पेसीज। स्पेसीज मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में अभी गाय भैंसों को भी टैगिंग करके काउंट कर रहे हैं पॉपुलेशन का, ठीक है, लेकिन आप हर जगह पे काउंट नहीं कर सकते। आप कीड़े मकोड़ों ये सबको कैसे काउंट करोगे? हम डेमोग्राफी इंसान की बात करते हैं। इन डेमोग्राफी इट इज अप्लाइड टू ह्यूमन पॉपुलेशन और पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम क्या रहता है इंडिया में? जैसे 10 ईयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसस, CENSUS। आगे वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का, इन द पास्ट द पॉपुलेशन ग्रीव स्लोली। 7 सेंचुरीज लगे 0.25 बिलियन, ठीक है, से लेकर 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़। तो 25 करोड़ से 50 करोड़ 700 साल में अपन ने कर लिया। आज कितना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का? 800 करोड़। भारत का कितना है? 140 करोड़। ठीक है, द फास्टेस्ट डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन 1950 और 87 हुआ। 250 करोड़ से 500 करोड़ सिर्फ 37 ईयर्स। मतलब पहले डबल होने को 700 साल लगे, बाद में डबल होने को सिर्फ 37 ईयर्स लगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इंडिया का था। इंडिया में इस टाइम में गजब पॉपुलेशन ग्रो हुआ, बहुत फास्ट ग्रो हुआ, ठीक है। और 1962 में 2.1% वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और इंडिया का वही एवरेज था उस समय। अभी इंडिया का एवरेज सालाना 2% से घट के 1.5 1.4 आ गया। और पॉपुलेशन और भी घट रहा है क्योंकि लोग शादी डिले कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ रहे हैं। आदमी लोग का जो 21 तो मैरिजेबल एज है, लेकिन आदमी लोग 27 28 30 भी क्रॉस कर रहे हैं। लड़कियां 25 28 क्रॉस कर रहे हैं। सो ग्रोथ मतलब क्या? ग्लोबल पॉपुलेशन में जो बदलाव, सिंपल सा है, मोर बर्थ्स देन डेथ्स। सो इंडिया का बर्थ कितना होता है? बर्थ रेट कितना है? 19। डेथ रेट कितना है? सो डिफरेंस जो है 7.5 का है डिफरेंस, दैट इज द ग्रोथ रेट। वर्ल्ड का भी वैसे ही है। सो आज जितने लोग जन्मे, जितने लोग का डेथ हुआ, जो डिफरेंस है, सीधी बात है, बर्थ विल ऑलवेज बी मोर देन द डेथ, ठीक है। और सीधी बात है, डेथ ज़्यादा रहा बर्थ। कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। सिंपल सा है, बर्थ डेथ से ज़्यादा रहा तो पॉपुलेशन बढ़ता है। डेथ बर्थ से ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन घटता है। बर्थ और डेथ उतना ही है तो पॉपुलेशन उतना का उतना ही रहता है। 2015 में करीबन 141 14 करोड़ बच्चे जन्मे थे, और 57 मतलब ऐसा सोचो 14 करोड़ बच्चे जन्मे थे, करीबन 5.25 करोड़ लोग मरे थे। जो डिफरेंस है मतलब कितना? 8 करोड़ का पॉपुलेशन का एडिशन हुआ। तो ग्लोबल पॉपुलेशन तो जोर से बढ़ रहा है। डेथ जितने होते हैं उससे 2.5 गुना बच्चे जन्मते हैं। मतलब एक डेथ हुई तो 2.5 बच्चे, एवरेज एवरेज 2.5। सो पॉपुलेशन वर्ल्ड का तो सी, ऑलरेडी अपने देश में दाल चावल की कमी होना शुरू हो गया, अपने को इम्पोर्ट करना पड़ता है धीरे धीरे। और पूरा वर्ल्ड यूक्रेन और अपने पे डिपेंड है गेहूँ पे, अपने बैन लगाया हुआ है, अपने पास ऑलरेडी कमी है। बहुत साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देशों में अभी प्रॉब्लम होएगा। गेहूँ चावल के अपन मेन सप्लायर, और अपन गवर्नमेंट ने बैन किया है। पहले भारत को तो खिलाओ 140 करोड़ लोग। तो पॉपुलेशन बढ़ता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा खाने का भविष्य में। ऑलरेडी पानी का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। ऑलरेडी मानसून खत्म होते आया, 15 दिन बचे, डैम्स कहाँ सारे भरे हैं? कुछ ही डैम्स भरे हैं। और औरंगाबाद साइड तो ये लोग बोल रहे हैं कि एरोप्लेन से आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत कमी है पानी की।
सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट दिस चेंज टू द कमिंग डिकेड्स? 2050 में, ठीक है, ये एक बात सही है, 2050 में स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि महंगाई इतना, अब पाकिस्तान का ले लो, 350 रुपया डॉलर, और पेट्रोल 300 350, वहाँ पे घी 1500 रुपये किलो, चिकन 750 रुपये किलो, तुम्हारा गेहूँ 150 200 रुपये किलो। तो लोग लिटरली बोल रहे हैं ना, रोटी खा के जो जीते थे, अभी रोटी के तक पैसे नहीं है, 150 रुपये किलो। तो वो लोग बच्चे कहाँ से पैदा करें जब खुद ही खाने के वांदे हैं? तो ऐसा वक्त आएगा जब 2050 के आसपास लोग भी समझ जाएंगे। मेन पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी इंडिया से बहुत था, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है, चाइना का कम हुआ है। तो अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 800 करोड़ है, 100 करोड़ तो 10-20 साल में तो हो ही जाएगा, ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण क्या है? बर्थ, डेथ, इमाइग्रेशन, एमाइग्रेशन। बर्थ मतलब क्या? जो जन्मते हैं। डेथ, जिनकी डेथ होती है। इमाइग्रेशन, जो सेटल होते हैं परमानेंटली, यहाँ से कुछ लोग अमेरिका गए, परमानेंटली सेटल हो गए। एमाइग्रेशन, टेम्पररी जॉब के लिए गए और सेटल हुए, टेम्पररी नॉट परमानेंटली, उसको एमाइग्रेशन बोलते हैं। अब सिंपल सा है, बर्थ माइनस डेथ। भारत में कुछ लोग इमाइग्रेट हुए, बांग्लादेश से आए, और माइनस भारत से बाहर गए, माइनस करो। सो ये तुम्हारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है क्रूड बर्थ रेट, पर 1000 लोगों में कितने बच्चे जन्मते हैं, वो ऑलरेडी दिया है, यहाँ स्टेट वाइज दिया है। और इफ़ यू गो बैक पुराने टेबल में, यहाँ पे स्टार्टिंग के टेबल में फर्स्ट चैप्टर में दिया था ना बर्थ रेट के बारे में, वहाँ पे आप देख लेना पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे इन लोगों ने जो बोला है, और आगे बढ़ के बता दूं मैं, ये टेबल इंडिया का टेबल है, ठीक है ना, इसको थोड़ा और आगे ले लेता हूँ मैं। ये इंडिया का टेबल है। क्रूड बर्थ रेट सबसे ज़्यादा देखो तुमको, यहाँ पे 27 बिहार में ज़्यादा दिख रहा है। सीधी बात है ना, जहाँ एजुकेशन की कमी है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। तुम देखो केरला में कम है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखो बर्थ रेट सबसे कम यहाँ पे केरला में ही है। और जहाँ भारत में ऑन एन एवरेज एक औरत 2 बच्चे को जन्म देती है, पाकिस्तान में 3.5 का आंकड़ा है। गोवा में हाँ सब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे। और गोवा का एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रिटिश साम्राज्य पूरे देश में कब्जा था, पर गोवा में कब्जा नहीं कर पाया। गोवा में कब्जा किसका था? पोर्चुगल का था। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, 47 में आज़ाद नहीं हुआ। 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, 1947 अपना देश आज़ाद हुआ गोवा छोड़ के। 1961 तक पोर्चुगीज़ का कब्जा था, इसलिए पोर्चुगीज़ का 200-300 साल कब्जा था। तो तुम अभी गोवा में जाओगे ना, तुमको हर जगह पोर्चुगीज़, खाने से लेकर, गाना से लेकर, कपड़े से लेकर, सब कुछ पोर्चुगल साइड टाइप है। सो 1961 में भारत ने मिलिट्री भेजा, तब जाकर वो आज़ाद हुआ, नहीं तो भारत ने 14 साल ध्यान ही नहीं दिया गोवा पे, तब तक पोर्चुगल का राज था। फिर क्रूड डेथ रेट, मतलब पर 1000 लोगों में जितने लोग की डेथ होती है, हर 1000 में कितने लोग, तुमको क्या रखना है, मे बी महाराष्ट्र का याद रखो, और एक केरला, एक गोवा, या कोई हर जगह पे एक एक दो दो याद रखो। ऐसा कर सकते, कोई महाराष्ट्र का पर जरूर रखना, मॉडरेट से ज़्यादा महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा सबसे कम, ऐसे 3 रखो, ठीक है। डेथ रेट में अगेन महाराष्ट्र का कितना है, 1000 लोगों में 6.3। अगेन ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे एजुकेशन की कमी। ओडिशा बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। हाँ, ओडिशा में जगन्नाथ में जो पुरी है ना, जगन्नाथ टेम्पल, वो बहुत फेमस है, लेकिन ओडिशा काफ़ी पीछे है अभी भी। सो जहाँ पे एजुकेशन कम है वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा ही होगा। फिर यूनियन टेरिटरीज की भी बात की उन्होंने। नेचुरल ग्रोथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस को क्या बोलेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट। अगेन नेचुरल ग्रोथ रेट का तुम देखो आंकड़ा बिहार का, एजुकेशन ही ज़्यादा नहीं है। बिहार अभी तो यूपी काफ़ी डेवलप हो रहा है, लेकिन उस समय बिहार अभी भी उसका डेवलपमेंट में तो क्वेश्चन मार्क ही है। सो ग्रोथ रेट तो होना ही है, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, नेचुरल ग्रोथ रेट।
और एक्चुअल ग्रोथ रेट में बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस के अलावा इमाइग्रेशन, कितने लोग भारत में आए, कितने लोग भारत छोड़ के गए, वो भी तो काउंट होता है। तुम बोलते हो भारत लोग छोड़ के जाते हैं, 5 लाख के ऊपर लोग जाते हैं हर साल, ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा है आंकड़ा। और कहाँ जाते हैं? साउथ इंडियन जाते हैं दुबई, गुजरातीज जाते हैं अमेरिका, पंजाबीज जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं गुजरातीज और पंजाबीज दोनों, ये एक सेट हो गया। लंदन जाते हैं लोग पढ़ाई के लिए, कुछ लोग वहीं पे सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग वापस आते हैं। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट में इमाइग्रेशन भी आएगा। फर्टिलिटी रेट में, ठीक है, कि एक औरत, जितने भारत में महिलाएं माताएं हैं, वो ऑन एन एवरेज एक औरत 2.33 बच्चे को जन्म देती है। पाकिस्तान में 3.5। पाकिस्तान में बोलते ना, औरत का कहाँ पढ़ाई ज़्यादा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो पढ़ाई बैन किया हुआ है, वो लोग पिक्चर नहीं देख सकते और इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस है। सऊदी अरेबिया में ये साल मुझे लगता है गाड़ी, ये साल या पिछले साल, पहली बार औरतों को कार चलाने का परमिशन मिला। औरतें कार भी नहीं चला सकते थे। सो अपना देश की औरतें बहुत आगे हैं एजुकेशन के मामले में। हाँ, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है क्योंकि जैसे लोग जॉब कर रहे हैं। क्या होता था इंडिया में, शादियां लगभग 95 to 98% शादियां होते ही, अनमैरिड बहुत कम लोग रहते थे। अब क्या होता था, औरत का जवाबदारी था घर चलाना और बच्चे को देखना, लेकिन दिक्कत तब आता था जब हस्बैंड की डेथ हो गई और हस्बैंड ने फाइनेंशियल प्लान नहीं किया, तो औरत फिर क्या करती थी? जॉब करती थी, और गरीब रहे तो भांडे या सिलाई या टीचर या ब्यूटी पार्लर या मेस, ये 3-4 ही काम औरतें उस ज़माने में या अभी भी काफ़ी हद तक करते हैं। अब लड़कियां एमबीए और पढ़ाई जैसे करने लगी ना, तो वो आत्मनिर्भर हो गई है। सो हस्बैंड का डेथ भी हुआ तो भी वो, उसको फर्क नहीं मतलब वो फिनेंशियली फर्क नहीं पड़ता। और शादी डिले भी किया तो भी क्या है, वो अपना लाइफ एंजॉय कर सकती है जब चाहे, उसकी मर्जी। सो इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट एक घटना है, 2.33 से कम ही होना है। क्योंकि लोग अभी बोलते हैं ना, बच्चे जन्म होने के लिए थोड़ी हुआ है जीवन, फैमिली और खाना बनाना, उससे बाहर भी तो लाइफ है। तो इसलिए आजकल के लड़कियां 25-28 साल में शादी करें, तब तक जॉब, एमबीए वो सब हो जाता है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में एक औरत को लड़कियां जितने जन्म लेते हैं, ठीक है, जो 45 साल तक, उसको ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं, ठीक है। और नेट रिप्रोडक्शन रेट मतलब द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में, जो इफ शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ हर चाइल्ड बेरिंग ईयर्स, मतलब एक 45 साल की उम्र तक कितने लड़कियों को जन्म दिया, डॉटर्स, आया समझ में, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। और नेट रिप्रोडक्शन रेट में जो डेथ हुए ना बच्चे, लड़की, उसको माइनस कर दो। कभी कभार स्टिल बॉर्न होते हैं जन्म के बाद, SIDS करके एक सिंड्रोम है, सुना होगा, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, 1-2 दिन, 1 महीना, 1 साल के अंदर। तो नेट जितने बच्चियां को जन्म देते हैं और जो बच्चियां बच नहीं पाए, जो बचे हुए, उसको नेट रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं। बस इतना ही था ये चैप्टर में, और कुछ नहीं था। तो ये खास करके एंडिंग क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना, तो मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपका हो जाएगा।